जय हिंद। मैं सुनीता कुमारी आप सबका स्वागत करती हूँ आदर्शपुर AS ग्रुप में। दोस्तों, अभी जो EPFO APFC की परीक्षा होने वाली है उसमें बहुत कम समय बचा है। उसके लिए मैं मैराथन लाई हूँ जिसमें मैं फर्स्ट वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। ये लेबर लॉज की पहली वीडियो है, तो आप इसको ज़रा ठीक से कीजिएगा और इसमें आपके बहुत सारे क्वेश्चन क्या हैं फंस जाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रथम श्रम सम्मेलन आयोजित किया गया था, तो कहाँ किया गया था प्रथम श्रम सम्मेलन? तो ये किया गया था 29 अक्टूबर 1919, यानी ए ऑप्शन जो है इसका ठीक हो जाएगा। सेकंड नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन से कारण श्रम कानूनों को प्रभावित नहीं करते हैं? ये बताना है नहीं करते हैं। तो देख लेते हैं। उत्पादन में वृद्धि, अत्यधिक अवधि, श्रम संघ का विस्तार या कम मजदूरी भुगतान। तो क्या है, श्रम कानून उत्पादन में वृद्धि को प्रभावित नहीं करती, यानी ए ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में कौन से श्रम कानूनों के मूल सिद्धांत हैं? सामाजिक न्याय, सामाजिक समानता, सामाजिक सुरक्षा या उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। सामाजिक न्याय, सामाजिक समानता और सामाजिक सुरक्षा, ये तीनों क्या हैं, श्रम कानूनों के मूल सिद्धांत हैं। तो इसका ऑप्शन जो है डी सही हो जाएगा। फोर्थ नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। किस वर्ष कारखाना अधिनियम लागू हुआ? तो दिया गया इसमें 23 सितंबर 1948, 4 अप्रैल 1949 या 1 अप्रैल 1949 या 12 सितंबर 1948। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 अप्रैल 1949, यानी 1 अप्रैल 1949 में, यानी बी ऑप्शन जो है इसका वो ठीक हो जाएगा। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी कारखाने के परिसर कब्जे के लिए अधिष्ठाता यानी ऑक्यूपायर मुख्य निरीक्षक को सूचित करते हैं। कितने दिन पहले करते हैं? 15 दिन पहले, 20 दिन पहले, 25 दिन पहले या 12 दिन पहले? तो 15 दिन पहले करते हैं, यानी ए ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। अधिष्ठाता यानी ऑक्यूपायर के सामान्य कर्तव्य क्या हैं? तो इसमें बताना है कारखाने में सुरक्षापूर्ण एवं स्वास्थ्य के लिए निरापद संयंत्रों एवं कार्यप्रणाली की व्यवस्था एवं अनुरक्षण करना, या वस्तुओं एवं पदार्थों के व्यवहार, हस्तन यानी हैंडलिंग, भंडारण तथा परिवहन के संबंध में कारखाने में सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए जोखिम रहित करने की व्यवस्था करना, या फिर ए और बी दोनों या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों, यानी सी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। कारखाना अधिनियम 1948 की धारा 11 से 20 तक स्वास्थ्य संबंध किन प्रावधानों का उल्लेख किया गया? सफाई का, संवातन और तापमान का, यानी वेंटिलेशन एंड टेम्परेचर, धूल और धुएं, डस्ट एंड फम्स एंड उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी डी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। कारखाना अधिनियम के अनुसार कितने वर्ष पश्चात कारखानों को पेंट और नवीनीकृत किया जाना चाहिए? तो 5 वर्ष, 2 वर्ष, 7 वर्ष या 4 वर्ष। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 5 वर्ष, यानी ए ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। कारखाना अधिनियम 1949 की धारा 2 के अनुसार वयस्क कहा जाता है। किसको वयस्क कहा जाता है? एक व्यक्ति जिसने 21 वर्ष की आयु पूरी कर ली है, एक व्यक्ति जिसकी आयु 19 वर्ष से कम है, एक व्यक्ति जिसने 24 वर्ष की आयु पूरी कर ली है, एक व्यक्ति जिसने 18 वर्ष की आयु पूरी कर ली है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एक व्यक्ति जिसने 18 वर्ष की आयु पूरी कर ली है, वो क्या कहलाएगा? वयस्क कहलाएगा, कारखाना अधिनियम 1949 की धारा 2 के अनुसार। तो इसका डी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से सही का मिलान करें। तो इसमें दिया गया है कारखानों का अनुमोदन लाइसेंस, ये क्या कहते हैं, किस में आएगा? तो ये आएगा धारा 6 में। पेयजल की सुविधा, तो ये आएगा क्या कहते हैं, धारा 18 और पंजीकरण। भवनों का रख रखाव, तो ये आएगा धारा 35 में। और आँखों का संरक्षण, तो ये आएगा धारा 40A में। तो इसका जो ए ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। कारखाना अधिनियम की धारा 2 क्लॉज जी परिभाषित करती है। क्या करती है? उद्योग करती है, या निर्माण प्रक्रिया करती है, या श्रमिक करती है, या अधिष्ठाता यानी ऑक्यूपायर करती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, यानी निर्माण प्रक्रिया। तो बी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रत्येक कारखाने में जहाँ कर्मकार नियोजित हों वहाँ कैंटीन की व्यवस्था होनी चाहिए। कितने लोगों पे? 250 से अधिक कर्मकार पर, या फिर 200 से अधिक पर, या 100 से अधिक पर, या 150 से अधिक पर। तो इसका हो जाएगा 250 से अधिक कर्मकार पर। तो ए ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में कौन सा रोग कारखाना अधिनियम की धारा 89 में वर्णित नहीं है? कौन सा रोग?
तो ये बताना है। इसमें दिया गया है एंथ्राक्स, एस्बेस्टोसिस, फास्फोरस या निमोनिया। तो इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा निमोनिया, यानी डी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। श्रम कानून के उद्देश्य हैं श्रमिकों को शोषण से बचाना, या औद्योगिक संबंधी के मूल्यों को मजबूत करना, या औद्योगिक विवाद की रोकथाम और निपटने के लिए मशीनरी प्रदान करना, है उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी डी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। औद्योगिक संबंध में कौन सा अधिनियम ट्रेड यूनियन को परिभाषित करता है? तो दिया गया औद्योगिक व्यापार संकल्प 1962, औद्योगिक नीति 1991, ट्रेड यूनियन और श्रम संबंध यानी समेकन अधिनियम 1992, या औद्योगिक रोजगार अधिनियम 1946। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ट्रेड यूनियन और श्रम संबंध अधिनियम 1992, यानी सी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। ट्रेड यूनियन एक्ट परिचालन में आया, कब आया? 1 जून 1927 में, या 1 मई 1926 में, या 1 जून 1926 में, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 जून 1927 में, यानी ए ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। अधिनियम का कौन सा भाग ट्रेड यूनियन पंजीकरण से संबंधित है? धारा 8, धारा 7, धारा 9 या धारा 10। तो इसका सही आंसर हो जाएगा धारा 8, यानी ए ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। 80 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में कौन सा अधिनियम पंजीकृत ट्रेड यूनियनों का पर लागू नहीं होता है? ये बताना नहीं होता। तो सहकारी समितियाँ अधिनियम 1912, या फिर सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860, या कंपनी अधिनियम 1956, या उपरोक्त में से सभी। तो इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी ये कोई नहीं आती हैं। तो डी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में कौन सी ऐसी वस्तु है जिस पर ट्रेड यूनियन अधिनियम की धारा 15 के अनुसार समान धनराशि खर्च की जाती है? उद्यम के लिए आवश्यक सामान खरीदने के लिए भुगतान, या कारखानों की स्थापना में कर्मचारियों का भुगतान, या ट्रेड यूनियन या उसके किसी भी सदस्य के प्रशासन के लिए खर्चों का भुगतान, या उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ट्रेड यूनियन या उसके किसी भी सदस्य के प्रशासन के लिए खर्चों का भुगतान, यानी सी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी व्यक्ति को स्वीकार करने या किसी सदस्य को निष्कासित करने के लिए संघ किन आधारों पर मना कर सकता है? तो सद्भावना के कारण, दुराचार के कारण, नौकरी में बदलाव के कारण, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दुराचार के कारण, यानी बी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। पंजीकृत ट्रेड यूनियन का नाम बदलने के लिए कितने सदस्यों की सहमति आवश्यक है? तो इसमें दिए गए कुल सदस्यों का 1/4 भाग, या कुल सदस्यों का 3/4 भाग, या कुल सदस्यों का 1/2 भाग, या कुल सदस्यों का 2/3 भाग। तो इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा कुल सदस्यों का 2/3 भाग, यानी डी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। वैधानिक न्यूनतम मजदूरी वेतन किसके तहत तय किया गया? मजदूरी अधिनियम 1936, या समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976, या कर्मकार क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923, या न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कर्मकार क्षतिपूर्ति अधिनियम तो इसका सही आंसर होगा न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948, यानी डी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के तहत समुचित सरकार निर्दिष्ट रोजगार में कार्यरत कर्मचारियों को देय मजदूरी की न्यूनतम दरें तय करेगी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसमें दिया गया सूची 1 भाग 1, सूची 1 भाग 2, या सूची 1 भाग 1, 2 नियोजन के लिए जोड़ी गई धारा 27 के तहत, या अनुसूची 1 और 2। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुसूची 1 भाग 1, 2 और नियोजन के लिए जोड़ी गई धारा 27 के तहत, यानी सी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में कौन न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के तहत न्यूनतम मजदूरी तय करने की विधि नहीं है? तो अधिसूचना विधि, सम्मति विधि, सौदेबाजी विधि, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सौदेबाजी विधि, यानी सी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1949 के तहत निर्धारित न्यूनतम मजदूरी को कम से कम एक बार संशोधित किया जाना चाहिए। तो 2 वर्ष में, 3 वर्ष में, 5 वर्ष में, या अधिनियम के तहत कोई उल्लेख नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 5 वर्ष में, यानी सी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम
नीचे दिया गया है क्या है, विभिन्न प्रकार के उद्योगों को कवर करने वाले कार्यक्रम या विभिन्न प्रकार के उद्योगों, दुकानों और प्रतिष्ठानों को कवर करने वाली एक अनुसूची, या फिर दुकानों और प्रतिष्ठानों को कवर करने वाली अनुसूची, या फिर औद्योगिक प्रतिष्ठानों और कृषि को कवर करने वाली अनुसूची। तो इसका सही आंसर हो जाएगा औद्योगिक प्रतिष्ठानों और कृषि को कवर करने वाली अनुसूची। 27 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में कौन कल्याण के सिद्धांत पर आधारित नहीं है? मीका माइंस लेबर वेलफेयर एंड अधिनियम, या फिर लॉ एस्क खान श्रम कल्याण निधि अधिनियम, या न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, या डाक वर्कर सुरक्षा स्वास्थ्य कल्याण अधिनियम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा न्यूनतम मजदूरी अधिनियम क्या है, कल्याण के सिद्धांत पर आधारित नहीं है। तो सी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में कौन सा विधान भारत में असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों पर लागू होता है? तो न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, या बाल श्रम निषेध विनियम अधिनियम 1986, या अनुबंध श्रम विनियमन और उन्मूलन अधिनियम 1970, या उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी डी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 की धारा 5 में उल्लिखित तरीके न्यूनतम मजदूरी के निर्धारण संशोधन के लिए हैं क्या है? सम्मति विधान, या कमेटी मेथड, या अधिसूचना विधि नोटिफिकेशन मेथड, या फिर मतदान विधि वोटिंग मेथड, या ए और बी दोनों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों, यानी कमेटी मेथड और नोटिफिकेशन मेथड, यानी समिति और अधिसूचना विधि दोनों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। 30 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के तहत मजदूरी की न्यूनतम दरों से कम से भुगतान से उत्पन्न होने वाले दावों को तय करने के लिए आधिकारिक गजट के तहत अधिसूचना द्वारा समुचित सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किसे नियुक्त नहीं किया जा सकता। तो देख लेते हैं, नहीं किया जा सकता, ये ध्यान रखना है कि श्रमिकों की क्षतिपूर्ति के लिए कोई भी आयुक्त या फिर केंद्र सरकार का कोई भी अधिकारी किसी भी क्षेत्र के लिए श्रम आयुक्त के रूप में कार्य करता है, या फिर राज्य सरकार का कोई भी अधिकारी किसी भी क्षेत्र के लिए श्रम आयुक्त के रूप में कार्य करता है, या फिर कोई भी अधिकारी जिला सहमतों के पद से कम नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कोई भी अधिकारी जिला सहमतों के पद से कम नहीं है, यानी डी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। कर्मकार क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923 के अंतर्गत कौन आता है, देख लेते हैं। एक नियोक्ता के अधीनस्थ व्यक्तिगत प्रबंधन एजेंट के रूप में कार्य नहीं कर सकता है, या फिर प्रबंध एजेंट में एक नियोक्ता के अधीनस्थ एक व्यक्तिगत प्रबंधक शामिल होता है, या फिर केवल नियोक्ता प्रबंधन एजेंट के रूप में कार्य कर सकता है, या समुचित सरकार प्रबंध और नियुक्त करेगी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा समुचित सरकार प्रबंध और नियुक्त करेगी। तो डी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। कर्मकार क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923, मातृत्व हित लाभ अधिनियम 1961 और कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948। तो इसमें देख लेते हैं, एक साथ लागू हो सकता है, या फिर मातृत्व लाभ अधिनियम और कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम एक समय में लागू हो सकता है, या कर्मकार क्षतिपूर्ति अधिनियम और कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम एक समय में लागू हो सकते हैं, या फिर यदि श्रमिक क्षतिपूर्ति अधिनियम और मातृत्व लाभ अधिनियम लागू होते हैं तो कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम लागू नहीं होता है। तो इसका सही जो आंसर है वो हो जाएगा यदि श्रमिक क्षतिपूर्ति अधिनियम और मातृत्व लाभ अधिनियम लागू होते हैं तो ये यदि श्रमिक क्षतिपूर्ति अधिनियम और मातृत्व लाभ अधिनियम लागू होते हैं तो कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम लागू नहीं होता है। तो इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा डी। 33 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। कारखाना अधिनियम 1948 के अनुसार कुमार एडोलेसेंट कौन है? तो कौन है, यानी कुमार कौन है? जिसने 14 वर्ष की आयु पूरी कर ली है किंतु जो 18 वर्ष से कम आयु का है, जो 18 वर्ष से कम आयु का है, या फिर जिसने 15 वर्ष की आयु पूरी कर ली है किंतु जो 18 वर्ष से कम आयु का है, जिसने 16 वर्ष की आयु पूरी कर ली है किंतु जो 18 वर्ष से कम आयु का है। तो 18 वर्ष के बाद तो वयस्क बन जाते हैं। यहाँ पे कुमार पूछा गया तो वह 15 साल की आयु जिसने पूरी कर ली हो किंतु 18 वर्ष से कम का हो। तो सी ऑप्शन जो है इसका ठीक हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। श्रमिक के अंतिम संस्कार के लिए अंत्येष्टि राशि 2500 रुपये से बढ़ाकर कर दी गई है। तो कितनी कर दी गई है? तो 5000 रुपये कर दी गई है, यानी सी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस विधान के तहत लाभ पाने के लिए किसी योगदान की आवश्यकता नहीं है? तो मातृत्व लाभ अधिनियम या कर्मकार क्षतिपूर्ति अधिनियम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों, यानी मातृत्व लाभ अधिनियम भी और कर्मकार क्षतिपूर्ति अधिनियम भी। तो सी ऑप्शन जो है इसका ठीक हो जाएगा।
36 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। कर्मकार क्षतिपूर्ति अधिनियम से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, ये बताना है। तो क्या है, ये अधिनियम कर्मकार क्षतिपूर्ति अधिनियम के साथ जुड़ा है, बिल्कुल सही। ये अधिनियम इस संशोधन का परिणाम है जो श्रमिकों की क्षतिपूर्ति अधिनियम के लिए किया गया है, बिल्कुल सही। इस अधिनियम के कर्मकारों के आंशिक स्थायी विकलांगता से संबंधित कोई प्रावधान नहीं है, गलत है, प्रावधान है। तो इस अधिनियम में स्थायी आंशिक विकलांगता से संबंधित प्रावधान है, बिल्कुल सही। तो सी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा, यानी ये गलत है। तो इसका जो आंसर जो है वो सी ऑप्शन होगा। 37 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि कोई कर्मकार अपनी इच्छा से सुरक्षा कवच या अन्य सुरक्षा यंत्र हटाता है या सुरक्षा की अवहेलना करता है जिसे उसको सुरक्षा संबंधित उद्देश्य से दिया गया है, तो इसका सही आंसर क्या होगा। तो देखते हैं, नियोक्ता क्षतिपूर्ति देने के लिए उत्तरदायी है, नियोक्ता क्षतिपूर्ति का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं है, या क्षतिपूर्ति का भुगतान करने के लिए समुचित सरकार उत्तरदायी है, या फिर श्रम संघ क्षतिपूर्ति भुगतान के लिए उत्तरदायी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, नियोक्ता क्षतिपूर्ति का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं है, यानी बी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। घातक दुर्घटना के मामले में यदि आयुक्त अपने स्रोत के आधार पर नियोक्ता को नोटिस देता है, तो क्या यदि नियोक्ता उत्तरदायी होता है तो नोटिस की सेवा की 30 दिनों के भीतर जमा करता है, या फिर यदि नियोक्ता उत्तरदायी नहीं है तो वह अपने बयान में उस आधार को इंगित करेगा जिस पर वह देयता का खुलासा करता है, या फिर ए और बी दोनों सही है, या उपरोक्त सभी गलत है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों सही है, यानी सी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। कर्मकार क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923 के अंतर्गत क्षतिपूर्ति का भुगतान करने के उद्देश्य से निम्नलिखित में किसी मृतक कर्मकार का आश्रित माना जाता है। तो एक नाबालिग भाई या अविवाहिता बहन या एक विधवा बहन या विधवा बहू, मृतक और पुत्र का नाबालिग बच्चा, तो ये सभी क्या हैं, आश्रित रहने के लिए एक जो भुगतान है उसके लिए ये सभी मान्य होंगे। तो डी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में कौन सा लाभ कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 के तहत प्रदान नहीं किया गया है। तो किस्म के लिए, बीमारी लाभ के लिए, बेरोजगारी भत्ता के लिए, बच्चों के लिए भत्ता, या विकलांगता लाभ के लिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों के लिए भत्ता, यानी सी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। कर्मकार क्षतिपूर्ति अधिनियम के अंतर्गत नियोक्ता किसी भी जोखिम के कारण क्षतिपूर्ति का लाभ करने के लिए उत्तरदायी नहीं होगा जिसके परिणाम स्वरूप दुर्घटना में मृत्यु या अस्थायी कुल विकलांगता नहीं होगी। तो चलिए इसको देख लेते हैं। मादक पेय या दवाओं के प्रभाव में, या एक स्वच्छ से आदेश की अवहेलना करने पर जो सुरक्षा से संबंधित हो, या फिर उपरोक्त दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त दोनों, यानी सी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 के अंतर्गत यदि एक सदस्य जो स्थायी समिति चिकित्सा परिषद का सदस्य है पदच्युत किया जाएगा अगर वह अनुपस्थित होगा लगातार 2 बैठकों में, या 3 बैठकों में, लगातार 4 बैठकों में, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3 बैठकों में, यानी बी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 की अनुसूची में है क्या है, स्थायी कुल विकलांगता और जोखिम की सूची, या स्थायी आंशिक विकलांगता के परिणाम स्वरूप जोखिम की सूची, या व्यावसायिक रोगों की सूची, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं, यानी डी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1949 के तहत छूट प्राप्त कर्मचारी कौन है। कर्मचारी जो नाबालिग हैं, या कर्मचारी जो नियोजक के योगदान का भुगतान करने के लिए अधिनियम के अंतर्गत उत्तरदायी नहीं है, या फिर नाबालिग कर्मचारी जो नियोजक के योगदान का भुगतान करने के लिए अधिनियम के अंतर्गत उत्तरदायी नहीं है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कर्मचारी जो नियोजक के योगदान का भुगतान करने के लिए अधिनियम के अंतर्गत उत्तरदायी नहीं है। तो बी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में कौन सा विधान बीपी ऑर्डर कर समिति की सिफारिशों पर आधारित है। तो मातृत्व लाभ अधिनियम, कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम, कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, या कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948। तो इसका सही आंसर जो है हो जाएगा कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948, यानी डी ऑप्शन जो है ठीक हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। बेरोजगारी भत्ता किस विधान में देय है। कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948, कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम 1936, या कारखाना अधिनियम 1948, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948, यानी ए ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में कौन सा विधान सेवानिवृत्त
वित्तीय कर्मचारियों को किस प्रकार का लाभ देता है? मातृत्व लाभ अधिनियम, कर्मकार क्षतिपूर्ति अधिनियम या कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम या बोनस भुगतान अधिनियम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, यानी सी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। पुरुषों और महिला श्रमिकों की भर्ती करते समय कोई भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए, ये निम्नलिखित में से किस विधान के अंतर्गत दिया गया है? तो कारखाना अधिनियम या समान पारिश्रमिक अधिनियम या कर्मकार क्षतिपूर्ति अधिनियम या न्यूनतम मजदूरी अधिनियम। तो इसका सही जो आंसर है वो होगा समान पारिश्रमिक अधिनियम, यानी बी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। 49 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 में पारिश्रमिक का अर्थ क्या होता है? केवल मूल वेतन से, मूल वेतन और महंगाई भत्ते से, या मूल वेतन परिलब्धियाँ जो देय हों, या उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा मूल वेतन और परिलब्धियाँ जो देय हों, यानी सी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। 50 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। नियोजित श्रमिकों के संबंध में रजिस्टरों और अन्य दस्तावेजों को बनाए रखने का कर्तव्य होता है। तो क्या होता है? समुचित सरकार का, या कर्मचारी का, या नियोक्ता का, या श्रम आयोग का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नियोक्ता का, यानी सी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। 51 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी अधिनियम के किसी प्रावधान में उल्लंघन के संबंध में शिकायतों की सुनवाई और निर्णय लेने की उद्देश्य से सरकार ऐसी अधिकारी को नियुक्त करती है जो पद से नीचे होता है। तो जिला परिश्रमिक, या फिर सुलह अधिकारी, श्रम आयुक्त, या फिर श्रम अधिकारी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा श्रम अधिकारी, यानी डी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। 52 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। समान पारिश्रमिक अधिनियम के अंतर्गत गठित सलाहकार समिति के सदस्य को कौन नामित करता है? तो केंद्र सरकार, राज्य सरकार, समुचित सरकार, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा समुचित सरकार, यानी सी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। 53 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। समान कार्य के लिए समान वेतन का सिद्धांत भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निहित है? तो यह अनुच्छेद 38, अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 44 या अनुच्छेद 39। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 39, यानी डी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। 54 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। समान पारिश्रमिक अधिनियम का विस्तार है। तो क्या है? रोजगार की सभी श्रेणियों में, रोजगार की विशेष श्रेणियों में, या सरकारी रोजगार में, या अकुशल रोजगार में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रोजगार की सभी श्रेणियों में, यानी ए ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। 55 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। समान पारिश्रमिक की कौन सी धारा पारिश्रमिक को परिभाषित करती है? धारा 2D, या धारा 2G, धारा 2A, या धारा 2H। तो इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा धारा 2G, यानी बी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। 56 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। बाल श्रम निषेध विनियमन अधिनियम 1986 एक उदाहरण है। विनियमन श्रम कानून का, या फिर सुरक्षात्मक श्रम विधान का, या सामाजिक सुरक्षा विधान का, या कल्याणकारी विधान का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सुरक्षात्मक श्रम विधान का, यानी प्रोटेक्टिव लेबर लेजिस्लेशन, बी ऑप्शन जो है ठीक हो जाएगा। 57 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। राष्ट्रीय श्रम आयोग द्वारा प्रस्तावित कौन सा एक उद्देश्य बाल श्रम निषेध और विनियमन का नहीं है? तो ये सुनिश्चित करने के लिए कि कोई भी बच्चा भविष्य में शिक्षा से वंचित नहीं है, या फिर बच्चों को उन स्थितियों में काम नहीं करने के लिए सुनिश्चित करना जहां उनका शोषण होता हो, या फिर वर्तमान अधिनियम के बावजूद बाल श्रम को प्रतिबंधित करना, या फिर सार्वभौमिक शिक्षा सुनिश्चित करके बाल श्रम की समस्या से निपटने के लिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वर्तमान अधिनियम के बावजूद बाल श्रम को प्रतिबंधित करना, यानी सी ऑप्शन जो है ठीक हो जाएगा। 58 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में कौन सा श्रम विधान असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों पर लागू होता है? बाल श्रम निषेध विनियमन अधिनियम 1986, या बाल श्रम विनियमन और उन्मूलन अधिनियम 1986, या अनुबंध श्रम विनियमन और उन्मूलन अधिनियम 1970, उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी डी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। 59 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। बाल श्रम निषेध और विनियमन अधिनियम 1986 के किस खंड में बाल शब्द को परिभाषित किया गया? धारा 1 खा, धारा 2(1), या धारा 2(2) क्लॉज, एंड धारा 2(3). तो इसका सही जो आंसर है वो हो जाएगा धारा 2 क्लॉज 2, यानी सी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। 60 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। कारखाना अपनी परिसीमाओं सहित ऐसा परिसर है जिसमें 10 या अधिक कर्मकार पिछले 12 माह के किसी दिन काम कर रहे थे, या जिसमें 20 व्यक्ति शक्ति की सहायता से पिछले 12 महीने से काम कर रहे थे। कारखाना की यह परिभाषा किस धारा में? धारा 2M, धारा 2N, धारा 2F, या धारा 2O। तो इसका सही आंसर जो है वो है धारा 2M, यानी ए ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा।
61 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। रासायनिक और विषाक्त पदार्थ कारखाना अधिनियम किस अनुसूची में आते हैं? पहली अनुसूची में, दूसरी अनुसूची में, तीसरी अनुसूची में, चौथी अनुसूची में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दूसरी अनुसूची में, यानी बी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। 63 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। लेबर अपीलेट ट्रिब्यूनल यानी लेबर अपीलेट ट्रिब्यूनल द्वारा बोनस को रद्द करने के लिए कौन सा फार्मूला दिया गया है? क्रमिक सूत्र यानी एक्युरल फार्मूला, या पूर्ण पीठ सूत्र फुल बेंच फार्मूला, या व्रत सूत्र यानी बाउंड्री फार्मूला, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पूर्ण पीठ सूत्र यानी फुल बेंच फार्मूला। बी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। 64 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। बोनस अधिनियम द्वारा दी गई सिफारिश का परिणाम है क्या है? राज्य सरकार है, केंद्र सरकार है, श्रम न्यायालय है, त्रिपक्षीय आयोग है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा त्रिपक्षीय आयोग, यानी डी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। 65 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। बोनस अधिनियम सरकार द्वारा लागू किया गया कब? 21 सितंबर 1980 में, 2 सितंबर 1965 में, 1 सितंबर 1965 में, या फिर 3 सितंबर 1965 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 सितंबर 1965 में, यानी बी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। 66 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। एक कर्मचारी के आधार पर बोनस प्राप्त करने से अयोग्य होगा तो धोखा, दंगाई या हिंसक व्यवहार उद्योग के अंदर, या चोरी, हेरा फेरी, या तोड़फोड़, या उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी डी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। दोस्तों EPFO APFC का जो है एडमिट कार्ड आ गया है। अगर आपने डाउनलोड नहीं किया है तो प्लीज़ डाउनलोड कर लें और अपना सेंटर देख लें किस जगह पड़ा है, जिससे क्या है आपकी टेंशन ख़त्म होगी और आप अपनी सुविधा के अनुसार आगे बढ़ सकते हैं। चलिए 67 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। उपदान संदाय अधिनियम के अंतर्गत अधिकतम संदाय राशि है 10 लाख रुपए, 20 लाख रुपए, 30 लाख रुपए, या फिर 9 लाख रुपए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 10 लाख रुपए, यानी ए ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। 68 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। उपदान संदाय लाभ प्राप्ति के लिए समय शर्तें हैं क्या है? 15 साल का, 10 साल का, 5 साल का, या 6 साल का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 5 साल का, यानी सी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। 69 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। संदाय राशि कितने से बढ़ाकर 10 लाख कर दी गई? 2.5 लाख से, 3.5 लाख से, या 5 लाख से, या 7.5 लाख से। तो इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा 3.5 लाख से, यानी बी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। 70 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। संदाय यानी ग्रेच्युटी की गणना का सूत्र है, यानी ग्रेच्युटी किस तरह से निकालते हैं? तो संदाय इक्वल टू मासिक वेतन अपॉन 26 मल्टीप्लाई 15 एंड मल्टीप्लाई सेवा के वर्षों की संख्या। तो इसी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। 71 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन सी धारा संदाय राशि से संबंधित है? तो धारा 10, धारा 8, धारा 7, या धारा 9। तो इसका सही आंसर हो जाएगा धारा 7, यानी धारा 7। तो सी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। 72 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन एक एजेंसी है, किसकी है? IBRD की है, या UNSC की है, या WTO की है, या फिर UN की है। तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन एक UNO की क्या है? एजेंसी है। तो डी ऑप्शन जो है ठीक हो जाएगा। 73 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में है, फ्रांस में, टोक्यो में, रोम में। तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय जिनेवा में, यानी ए ऑप्शन जो है ठीक हो जाएगा। 74 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन को किस वर्ष नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान किया गया? तो 1965 में, 1969 में, या 1966 में, या 1962 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1969 में, यानी बी ऑप्शन जो है ठीक हो जाएगा। 75 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना कब हुई? 1915, 1916, 1919, या 1920। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1919, यानी सी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। 76 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन संयुक्त राष्ट्र के साथ औपचारिक संबंधों में लाया गया तो 1946 में, 1945 में, 1944 में, या 1947 में। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1946 में, यानी ए ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। 77 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन मानक तय करता है विकलांग श्रमिक के, मानवाधिकार के, बंधुआ मजदूरी के, उन्मूलन के, या उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी डी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। 78 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन संयुक्त राष्ट्र के अन्य संगठनों के किन कारणों से भिन्न है? देखते हैं। कर्मकारों के प्रतिनिधि और सरकारी अधिकारी कार्य में भाग लेते हैं, या फिर नियोक्ता के प्रतिनिधि और सरकारी अधिकारी कार्य में भाग लेते हैं, या फिर संयुक्त राष्ट्र संगठन UNO के अधिकारी और कर्मचारी कार्य करते हैं, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है वो हो जाएगा नियोक्ता के प्रतिनिधि और सरकारी अधिकारी कार्य में भाग लेते हैं, यानी बी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। 79 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न अधिनियम के अनुसार कौन सा कार्य
यौन उत्पीड़न नहीं कहा जाता है। तो कार्यालय के केबिन में बैठना, बुरा शारीरिक संपर्क या यौन पक्ष के लिए मांग या अनुरोध, यौन संबंधित टिप्पणी। तो इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा कार्यालय के केबिन में बैठना, यानी ए ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। 80 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। श्रम मंत्रालय और रोजगार की मुख्य भूमिका है क्या? श्रम नीति कानून, श्रमिकों की सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण, श्रमिकों की शिक्षा या उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी डी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। 81 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। कार्यस्थल पर महिला कर्मचारी यौन उत्पीड़न अधिनियम पारित हुआ तो कब हुआ? वर्ष 2007 में या वर्ष 2008 में या वर्ष 2013 में या वर्ष 2012 में। तो इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा वर्ष 2013 में कार्यस्थल पर महिला कर्मचारी यौन उत्पीड़न अधिनियम क्या है पारित हुआ था। तो सी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। 82 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। श्रम ब्यूरो किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? श्रम और रोजगार मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय, गृह मंत्रालय या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो श्रम ब्यूरो क्या है? श्रम और रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ए ऑप्शन जो है ठीक हो जाएगा। 83 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। लेबर ब्यूरो का मुख्य कार्य होता है क्या होता है? लेबर इंटेलिजेंस या श्रम अनुसंधान या न्यूनतम मजदूरी 1948 के अंतर्गत मजदूरों का अध्ययन और मूल्यांकन या उपरोक्त में सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी डी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। 84 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बीबी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान किस वर्ष स्थापित हुआ? 1974 में, 1975 में, 1973 में या 1972 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1974 में, यानी ए ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। 85 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। वर्ष 1966 में प्रथम राष्ट्रीय श्रम आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ था? बीवी नरसिम्हा राव की या पीवी गजेंद्र गाड़कर की या राजीव गांधी की या अशोक मेहता की। इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा पीवी गजेंद्र गाड़कर की, यानी बी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। 86 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रशिक्षण के लिए राष्ट्रीय अकादमी और सामाजिक सुरक्षा अनुसंधान का नाम बदलकर रख दिया गया। क्या रख दिया गया? पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय सुरक्षा अकादमी या श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा अकादमी या अटल बिहारी वाजपेयी राष्ट्रीय सुरक्षा अकादमी या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय सुरक्षा अकादमी, यानी ए ऑप्शन जो है ठीक हो जाएगा। 87 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। रविंद्र वर्मा की अध्यक्षता में दूसरा राष्ट्रीय श्रम आयोग कब गठित हुआ था? तो वर्ष 1988 में, वर्ष 1999 में, वर्ष 1989 में, वर्ष 1789 में। तो इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा वर्ष 1999 में, यानी बी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। 88 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। सूचकांक समीक्षा समिति यानी इंडेक्स रिव्यू कमेटी गठित हुई कब हुई? श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा, शहरी विकास मंत्रालय द्वारा या गृह मंत्रालय द्वारा या वित्त मंत्रालय द्वारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा, यानी ए ऑप्शन जो है ठीक हो जाएगा। 89 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। औद्योगिक संबंध संहिता 2020 ऐसे प्रतिष्ठानों पर लागू होती है जहां 100 कर्मचारियों, 200 कर्मचारियों, 300 कर्मचारियों, 400 कर्मचारियों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 300 कर्मचारियों, यानी सी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। 90 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी प्रतिष्ठान में कल्याण अधिकारी यानी वेलफेयर ऑफिसर की नियुक्ति होती है जहां कर्मचारी होते हैं, कितने होते हैं? 500, 600, 700 या 800। तो इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा 500, यानी ए ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। 91 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। कारखाना अधिनियम की धारा किस धारा में श्रमिकों के अधिकार की बात कही गई है? तो धारा 111 में, धारा 111 ए में, धारा 113 ए में या धारा 121 ए में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा धारा 111 ए में, यानी बी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। 92 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। गिग श्रमिकों को संदर्भित करता है कौन? स्थायी कार्यकर्ता, सेवा क्षेत्र के कर्मचारी, औद्योगिक श्रमिक या बाहरी श्रमिक। इसका सही आंसर हो जाएगा बाहरी श्रमिक, यानी डी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। 93 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी कारखाने को बंद करने के लिए कितने दिन पूर्व संबंधित अधिकारी को सूचना करना पड़ता है? 30 दिन पहले, 20 दिन पहले, 60 दिन पहले या फिर 90 दिन पहले। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 60 दिन पूर्व, यानी सी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। 94 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। कैंटीन समिति यानी कैंटीन कमेटी का कार्यालय कितने वर्षों का होता है? 1 वर्ष का, 2 वर्ष का, 3 वर्ष का, 4 वर्ष का। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा 2 वर्ष का, यानी बी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। 95 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम 1952 के अंतर्गत वेतन की अधिकतम राशि देय है तो कितनी है? 6,000, 10,000, 15,000 या 16,000। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 15,000, यानी सी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। 96 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम 1952 ऐसे प्रतिष्ठान में लागू होता है जहां कर्मचारी 10 से अधिक हैं, 20 से अधिक हैं, 30 से अधिक हैं या 40 से अधिक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 20 से अधिक, यानी बी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। 97 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। कर्मचारी भविष्य निधि अपील ट्रिब्यूनल का गठन कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत आता है?
तो 7A या 7D या 7C या 7F, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 7D, यानी बी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। ये इस सीरीज़ इस मैराथन का यानी लास्ट क्वेश्चन था। तो आपको हमारी वीडियो कैसा लगा, अपनी बहुमूल्य सुझाव देके हमें अवश्य बताएं। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों को शेयर ज़रूर करें। और अगर जिन्होंने अपना एडमिट कार्ड अभी तक डाउनलोड नहीं किया है सो प्लीज़ डाउनलोड कर लें, अपना सेंटर देख लें और हाँ, पेपर बहुत अच्छे से दें। गुड लक, थैंक यू।